हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टैंड बीपीएससी में। दोस्तों, बिहार एसएससी सीजीएल थर्ड लेवल का जो एग्ज़ाम है, जिसका री री एग्ज़ाम होने वाला है और सभी लोगों को अनाउंस कर दिया गया है कि आप लोग एडमिट कार्ड कब से डाउनलोड करेंगे, कब से पेपर है, कितने बजे पहुंचना है, ये सब आप लोग को पता चल जाएगा एडमिट कार्ड जब आप डाउनलोड करेंगे। आज मैं उसका री एग्ज़ाम का जो प्रीवियस ईयर का कुछ क्वेश्चन है मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। बहुत ही मज़ेदार सेशन आप लोग कर लीजिए और आपको पता चल जाएगा कि किस तरह का लेवल है, किस तरह प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्योंकि आपको भी पता है कि क्वेश्चन का लेवल क्या है, ग्रेजुएट लेवल का है। तो ठीक है, आपको पता चल जाएगा देखने के बाद, ठीक ना दोस्तों। और आप लोग जितना होगा, जितना प्रीवियस ईयर के पढ़े हैं उसको रिवाइज कर डालिए, दम फाड़ डालिए, जैसे भी करना है वैसे पढ़िए। और इसमें रीजनिंग और मैथ का जानते हैं कितना बड़ा रोल है, तो इसको आपको विशेष रूप से ध्यान देना है दोस्तों। इसको देखकर आप लोग चलेंगे। चलिए क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। देखिए दोस्तों, क्या है क्वेश्चन है आपका सामने। एक मिनट रुकिएगा लोग आप। चलिए दोस्तों, देखिए क्वेश्चन है आपका सामने। नीली क्रांति संबंधित है, किससे संबंधित है? चलिए बताइए क्या राइट आंसर होगा। तो देखिए, नीली क्रांति ये मछली उत्पादन से संबंधित है। और श्वेत क्रांति की बात करेगा तो दूध से दुग्ध, ठीक ना। श्वेत क्रांति को हम लोग क्या दूध क्रांति के फॉर्म में बोलते हैं। उसके बाद नीली क्रांति की बात करेगा तो अभी बता दिया मैंने, मछली। रजत क्रांति का बात करेगा तो क्या बोलेंगे, अंडा उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति की बात करेगा तो क्या बोलेंगे, तिलहन उत्पादन। और गुलाबी क्रांति का बात करेगा तो क्या बोलेंगे, प्याज उत्पादन, झींगा, दवा, इससे संबंधित है। और वही लाल क्रांति की बात करेगा तब लोग क्या बोलेंगे, आप लोग बोलेंगे टमाटर से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला है मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, राज्य जो भारत में रबर उत्पादन में सर्वाधिक योगदान देता है वह इनमें से कौन है? बताइए क्या राइट आंसर होगा। दोस्तों, आपको पता है रबर उत्पादन में आपका वही राज्य है जो शिक्षा में सबसे आगे है। तो शिक्षा में भी केरल है, रबर उत्पादन में भी आगे है। आपको पता है कि केरल में नारियल का सबसे ज़्यादा अधिक उत्पादन होता है और मसालों का उत्पादन भी सबसे अधिक आंध्र प्रदेश और केरल में ही होता है। तो इसको भी याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। अब भारत में प्रश्न पूछ देगा गन्ना का उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन से राज्य में होता है, तो क्या बोलेंगे, आप लोग बोलिएगा उत्तर प्रदेश। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मंडल आयोग का गठन कब हुआ था? मंडल आयोग का गठन कब हुआ था? तो ये 1979 में हुआ था दोस्तों। आपको पता है क्या, बीपी मंडल की अध्यक्षता में एक पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया जिसे मंडल आयोग के नाम से हम लोग जानते हैं। चूँकि मंडल आयोग ने 1931 में जाति के जनगणना के आधार पर ओबीसी ओबीसी को 27% आरक्षण देने की संस्तुति की। आपको पता होना चाहिए कि मंडल आयोग के सिफारिश को बीपी सिंह सरकार ने मंजूर कर लिया था। और वो कब मंजूर किया? तो अगस्त 1990 में किया था। और उसी के अधीन उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि आरक्षण 50% से अधिक नहीं हो सकता। लेकिन अब देखिए 2022 के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग आरक्षण की जो सीमा है वो 50% से भी अधिक हो गई है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला है किस युद्ध के परिणाम स्वरूप जर्मनी इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ था? कौन से युद्ध के? आपको पता है तो बताइए। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सेडोन का युद्ध, जो 1870 में हुआ था। तो राइट आंसर इसका यही हुआ। इसी के फलस्वरूप जर्मनी इटली का एकीकरण हुआ। आपको पता है इटली जर्मनी पर ऑस्ट्रिया का प्रभाव था उस समय। और नेपोलियन के आक्रमण के बाद इटली और जर्मनी में राष्ट्रवाद और एकीकरण की प्रवृत्ति बढ़ी उस समय। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इससे संबंधित है इसलिए मैंने बता दिया। चलिए अगला प्रश्न देखिए, हिमाद्री नाम किसके लिए प्रयुक्त होता है? हिमाद्री नाम किसके लिए प्रयुक्त होता है? ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों। हिमाद्री नाम की बात करें तो ये ग्रेटर बोलते हैं। ग्रेटर हिमालय के लिए हिमाद्री नाम हमेशा प्रयुक्त होता है। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, हिमालय की उत्पत्ति टर्शियरी काल में हुई है। क्वेश्चन पूछता है हिमालय की उत्पत्ति किस काल में हुई है, तब क्या बोलेंगे, टर्शियरी काल में। हिमालय का स्थान पर 5 करोड़ वर्ष पहले 33 सागर का निर्माण हुआ। और हिमालय विश्व की सबसे नवीन वलित पर्वत है। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये वलित पर्वत है। ओके, नवीन वलित पर्वत है, याद रखना है।
अगला प्रश्न देखिए, अगला है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आरबीआई का नहीं है? कौन सा कार्य इसमें आरबीआई का नहीं है? तो चलिए हम कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देते हैं। चूंकि आरबीआई रुपये का मूल्य निर्धारण नहीं करता है। आपको पता होना चाहिए कि समान केंद्रीय बैंकिंग कार्य के अधीन भारत के रिजर्व बैंक की जो प्रणाली है, सिस्टम है, उसमें करेंसी नोटों का निर्गमन किया जाता है, सरकारी बैंकों का काम किया जाता है, बैंकों के काम क्या बोलते हैं उसको, बैंकों के बैंक का काम होता है उससे भी संबंधित किया जाता है। यानी आप बोल सकते हैं शाख नियंत्रण का भी काम बोल सकते हैं, और आंकड़ों का संग्रहण एवं प्रकाशन करना भी यही करता है। तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए, यानी रुपये के मूल्यांकन निर्धारण राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भारत में लोकतंत्र के लिए चुनौती है? निम्नलिखित में से कौन भारत में लोकतंत्र के लिए चुनौती है? क्या राइट आंसर होगा? तो भारत में लोकतंत्र के लिए चुनौती राजनीति में धन का क्या है? धन का प्रयोग है। क्या हो जाएगा? धन का प्रयोग। तो देखिए दिया हुआ है राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा भारत के सर्वाधिक ऊंचा पर्वत शिखर है? निम्नलिखित में कौन सा भारत की सर्वाधिक ऊंचा पर्वत शिखर है? ऊंचा पर्वत शिखर कौन है? बताइए क्या राइट आंसर होगा? तो आपको पता है K2, गॉर्डन ऑस्टिन भी इसको बोलते हैं, तो राइट आंसर K2 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि विकास केंद्र उपगमा की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी बताइए? तो विकास केंद्र उपागम की शुरुआत चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में की गई थी। विकास केंद्र उपागम की शुरुआत चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में की गई थी। किस? तो आपको पता होना चाहिए, तो ये चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में की गई थी। आपको पता है क्या कब हुआ था ये? तो 1969 से 74 के बीच में हुआ था। इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला है, निम्नलिखित में से किसने कहा था महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं? किसने कहा था ये? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, ये उस समय की बात है जब, कब की बताइए अगर आप लोगों को पता है तो। देखिए ये उस समय की बात है, 14 अगस्त 1931 की बात है। उस समय ये डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने बात कही थी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि 1977 के चुनाव में जनता पार्टी का नारा क्या था? 1977 का जो चुनाव हुआ था उसमें जनता पार्टी का नारा क्या था? यानी लोकतंत्र बचाओ। राइट आंसर लोकतंत्र बचाओ था। क्या था? लोकतंत्र बचाओ। यानी 25 जून 1975 को जब श्रीमती इंदिरा गांधी ने आंतरिक आपातकाल की घोषणा की थी। आपातकाल कब लगा था? 1975 में लगा था। उस समय जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में संपूर्ण क्रांति का नारा दिया गया। ये कब नारा दिया गया था? 1974 में। नोट कर लीजिएगा। और उसी समय आपको पता होना चाहिए कि 1977 के लोकसभा चुनाव में जनता दल ने मोरारजी देसाई के नेतृत्व में सरकार बनाई थी। और फिर क्या हुआ? जनता दल में मतभेद के कारण सरकार अपनी पूरी अवधि नहीं चला सकी, जिसके कारण ये तटस्थ मतलब बिखर गया। अगला प्रश्न देखिए, अगला है, राज्यसभा बजट प्रस्ताव को कितने दिनों तक अपने पास रोक सकती है? कितने दिनों तक अपने पास रोक सकती है? तो वो 14 दिनों तक रोक सकती है। समझ गए? ये संविधान का अनुच्छेद 109 के अनुसार धन विधेयक राज्यसभा में पुनर्स्थापित नहीं किया जाता है, आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला है, भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ हुआ। भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ हुआ कब हुआ था? बताइए। तो आपको पता होना चाहिए, एक कुषाणों के द्वारा। ये पूछा हुआ, बीपीएससी में भी क्वेश्चन आया हुआ है, देख लीजिए, क्वेश्चन का लेवल आपको पता चल जाएगा। भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ कब हुआ था, यानी किसके प्रारंभ के द्वारा हुआ था? तो कुषाणों के द्वारा हुआ था। ठीक है, मिस्टेक नहीं करना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला है आपके सामने। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वरोजगार कार्यक्रम है? निम्नलिखित में से कौन एक स्वरोजगार कार्यक्रम है? क्या राइट आंसर होना चाहिए? दोस्तों स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना एक स्वरोजगार कार्यक्रम है। राइट आंसर आपका देखिए दिया है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है। अगला प्रश्न देखिए,
अगला है अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा की कितने सीटें आरक्षित हैं। अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा की कितनी सीटें आरक्षित हैं, क्या होगा राइट आंसर। तो दोस्तों अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा में 84 सीटें आरक्षित है, यानी 84। कितने? 84। अगला प्रश्न देखिए, भारत में कृषि जन्य पदार्थों हेतु दिया जाने वाला श्रेणी मापदंड क्या है? क्या है मापदंड? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, एक मार्क इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक मार्क। अगला प्रश्न देखिए, अगला है भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। तो मूल रूप से पूछ रहा है, यानी पहले में तो 7 थे लेकिन वर्तमान में पूछता है तो ये 6 हो जाता, इसलिए राइट आंसर यहाँ पर 7 होगा। मूल संविधान में कितने थे दोस्तों? 7 थे, भूलना नहीं है, मिस्टेक नहीं करना है। अगला प्रश्न देखिए, एक गठबंधन सरकार से मतलब क्या है? एक गठबंधन सरकार से मतलब क्या है? यानी कहने का मतलब है 2 या अधिक राजनीतिक दलों के गठजोड़ से निर्मित सरकार एक गठबंधन सरकार कहलाता है। क्या कहलाता है? 2 या 2 से अधिक राज्यों के दल। समझ गए? जैसे एग्जाम्पल हम बता देते हैं, अभी आरजेडी और जेडीयू के गठबंधन से अभी सरकार बिहार में चल रही है। अगला प्रश्न देखिए, सूचना का अधिकार एक कानून है जो लोगों को अनुमति प्रदान करता है। क्या अनुमति प्रदान करता है? यानी यह बोलता है कि जो लोगों की अनुमति प्रदान करने का मतलब है सरकार क्या कर रही है। सरकार क्या कर रही है, राइट आंसर आप उस पर आरटीआई लगा सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला है बिहार के इतिहास पर प्रथम ग्रंथ के रचनाकार कौन है? किसने लिखा? ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों। राइट आंसर होना चाहिए बिहार के इतिहास पर प्रथम ग्रंथ के रचनाकार अली मोहम्मद शाह अजीमाबादी थे। कौन थे? अली मोहम्मद शाह अजीमाबादी। राइट आंसर आपका यही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला है कृषि उपजों के न्यूनतम समर्थित मूल्य की संस्तुति किसके द्वारा की जाती है? कृषि उपजों के न्यूनतम समर्थित मूल्य की संस्तुति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों और आपको जवाब देना है क्या राइट आंसर होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा CACP द्वारा। CACP द्वारा, यानी इसको हम लोग बोल सकते हैं, इसका फुल फॉर्म आप लोग देख लीजिएगा। इसे हम, इसका गठन 1965 में किया गया और लागू किया गया था 1985 कृषि लागत मूल्य के आधार पर। अगला प्रश्न देखिए, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? कौन नहीं है इसमें से? तो राइट आंसर कोयला हो जाएगा। बाकी समुद्र ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायोगैस ये है, कोयला नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, अगला है कोंकण तट में किन के बीच स्थित है? कोंकण तट निम्नलिखित में से किन के बीच स्थित है? तो ये स्थित है गोवा और दमन के बीच। कहाँ स्थित है दोस्तों? गोवा और दमन के बीच। अगला प्रश्न देखिए, अगला है एमनेस्टी इंटरनेशनल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? किससे संबंधित है ये? तो ये दोस्तों संबंधित है आपका मानव अधिकार से, ह्यूमन राइट जिसको बोलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला है नगरीय क्षेत्रों में मुख्यतः कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? नगरीय क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी? तो ये शिक्षित बेरोजगारी, क्योंकि नगर के सभी लोग एजुकेटेड होते हैं। अगला प्रश्न, लोकतांत्रिक सुधारों का संबंध होना चाहिए। लोकतांत्रिक सुधारों का संबंध होना चाहिए, क्या होना चाहिए दोस्तों? तो कहने का मतलब है कि ये सुशासन पर आधारित होना चाहिए, गुड गवर्नेंस जिसको बोलते हैं। क्या बोलेंगे? सुशासन, कुशासन नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारत में कहाँ झूम कृषि पाई जाती है या की जाती है? भारत में कहाँ झूम कृषि की जाती है? तो ये किया जाता है उत्तर पूर्वी भारत में। कहाँ किया जाता है? उत्तर पूर्वी भारत में। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन लिमिटेड के अधीन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन लिमिटेड के अधीन नहीं है? कौन नहीं है दोस्तों? क्या राइट आंसर होगा? तो आपका कहने का मतलब है प्रश्न के अकॉर्डिंग, तो उसके अकॉर्डिंग आपका काम रूप हो जाएगा। काम रूप बोले तो हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड के अधीन ये नहीं है। कामरूप असम का एक प्राचीन नाम है और भारत पोटास उर्वरक के लिए मुख्यतः ये आयात पर निर्भर है।
यानी भारत में सबसे अधिक यूरिया उर्वरक का प्रयोग होता है। आपको पता है यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा जो होती है वो 46% तक की होती है और हमारे खेतों में उर्वरक का उचित अनुपात में प्रयोग नहीं होता है। तो समझ गए, यानी कामरूप बोलेंगे, ये इसके अधीन नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, अगला है दोस्तों, हीराकुंड परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो ये दोस्तों महानदी पर स्थित है। चलिए महानदी के बारे में बात करते हैं। देखिए हीराकुंड बांध विश्व की सबसे लंबी नदी बांध है। यानी भारत का सबसे ऊंचा बांध की बात करेगा तो टिहरी बांध बोलेंगे, कितना है 261 मीटर। और वही भाखड़ा नागल की बात करेगा तो भारत के प्रथम कंक्रीट बांध है जिसमें कंक्रीट का प्रयोग हुआ था। दामोदर घाटी बहुउद्देशीय परियोजना भारत का प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है जिसका निर्माण 1948 में हुआ था। उसके बाद देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सरकार के तीसरे अंक के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में से कौन सरकार के तीसरे अंक के रूप में जाना जाता है? कौन जाना जाता है? तो दोस्तों इसको बोलते हैं, सर्वोच्च न्यायालय को सरकार के तीसरे अंक के रूप में माना जाता है। सर्वोच्च न्यायालय को सरकार के तीसरे के रूप में माना जाता है। तो यही राइट आंसर होगा। आपको पता है कि सर्वोच्च न्यायालय फंडामेंटल राइट का संरक्षण करता है। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखा है? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भूलना नहीं है। हिंद स्वराज की बात करेगा तो क्या बोलेंगे? महात्मा गांधी। इंडिया मीन्स फ्रीडम की बात करेगा तो क्या बोलेंगे? अबुल कलाम आज़ाद। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करेगा तो ये 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए थे। ओके, याद रखिएगा। और देखिए एक और बात बताते हैं, 1962 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और भारत की खोज पुस्तक, जो प्रश्न आया है प्रीवियस ईयर में कि भारत की खोज पुस्तक है, किसने लिखा है? तो आपको क्या बताना है दोस्तों? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो ये समाजवादी विचारवादी थे। यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1936 के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन की भी अध्यक्षता किया था और उन्होंने कहा था कि मैं एक गणतंत्रवादी और समाजवादी हूँ। पढ़ा होगा तो आप लोग को याद होगा। नदी जो दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जानी जाती है, क्या कहलाती है? उसे हम लोग दोस्तों कावेरी नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? कावेरी नदी। अगला प्रश्न देखिए, राजनीतिक दलों को चिन्हित कौन वितरित करता है? राजनीतिक दलों को चिन्हित कौन वितरित करता है? तो चुनाव आयोग करता है। कौन करता है? चुनाव आयोग। अगला प्रश्न देखिए, अगला है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया? हाल ही में भारत ने किस देश के साथ शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो क्या राइट आंसर होगा? राइट आंसर हो जाएगा मालदीव ने किया था। मालदीव ने किया है। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था। कुरानों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था। क्या राइट आंसर था? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अल बरूनी। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था अल बरूनी। अगला प्रश्न देखिए, अगला है, 1905 में बनारस में हुए अखिल भारतीय कांग्रेस का अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? तो ये किया गया था गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 1905 में। राइट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। आगे का प्रश्न देखिए, आगे का प्रश्न है, राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? तो ये लिया गया है दोस्तों मुंडको उपनिषद। मुंडको उपनिषद से लिया गया है। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की 12 मार्च 1930 को प्रारंभ किया था। 12 मार्च 1930 को। अगला प्रश्न, शैलकृति मंदिर है, क्या है यह शैलकृति? तो आपको पता होना चाहिए कि शैलकृत मंदिर जो है, ये शैलकृत मंदिर कैलाश मंदिर यानी एलोरा से संबंधित है। एलोरा कैलाश के मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। और कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण की बात पूछेगा तो आप बोलेंगे नरसिंह वर्मन द्वितीय ने किया था। एलोरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, अगला है, भारत में राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान स्थापित है कहाँ? भारत में राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान स्थापित है कहाँ पर? तो ये स्थापित है आपका नागपुर में। राइट आंसर नागपुर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला है,
बीसीसीआई द्वारा भारतीय महिला क्रिकेट टीम सीनियर के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त करने की घोषणा की गई? मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त करने की घोषणा की गई? क्या राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर बताइए क्या होगा? बीसीसीआई द्वारा भारतीय महिला क्रिकेट टीम सीनियर के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त करने की घोषणा की गई है? तो बताना है आपको क्या राइट आंसर होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी आपका रमेश परमार हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बिहार राज्य में शहरीकरण की दर कितनी है? बिहार राज्य में शहरीकरण की दर कितनी है? बताइए क्या राइट आंसर होगा। तो राइट आंसर आपको पता है 11.29% है। कितना है? 11.29% अभी के अकॉर्डिंग है ये। अगला प्रश्न देखिए, अगला है रॉ ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कॉर्वेट ऑपरेशन किसने लिखा है? किसने लिखा है? ये लिखा है दोस्तों, ये यतीश यादव ने लिखा है। यतीश, सतीश मत बोलिएगा, यतीश बोलिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला है केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा शुरू किए गए 100 दिवसीय पठान अभियान का नाम क्या है? अभी ये हाल ही में बहुत विवाद में पड़े हुए हैं। बताइए क्या राइट आंसर होगा? क्या राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर पढ़े भारत, इन्होंने अभियान जारी किया है, पढ़े भारत। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है भारतीय सेना ने निम्नलिखित में से किस शहर में क्वांटम कंप्यूटिंग प्रयोगशाला और सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवन की स्थापना की है? किसने स्थापना की है? तो राइट आंसर महू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महू। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है शिक्षा मंत्रालय तथा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने किस संस्था की साझेदारी में कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान शुरू किया है? कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान शुरू किया है, किसने शुरू किया है बताइए? शिक्षा मंत्रालय तथा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने किस संस्था की साझेदारी में कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान शुरू किया है? किसने शुरू किया है? तो ये शुरू किया है यूनिसेफ ने। ओके, यूनिसेफ। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है पीसी महालनोबिस पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति हैं। पीसी महालनोबिस सम्मान से सम्मानित कौन थे? तो ये थे सी रंगराजन। सी रंगराजन। अगला प्रश्न देखिए, अगला है वर्ष 1947 के भारत पाक युद्ध में इस्तेमाल किए गए किस विमान को आधुनिक स्वरूप के साथ भारतीय वायुसेना में शामिल किया जाएगा? भारतीय वायुसेना में शामिल किया जाएगा, क्या होगा? तो डकोटा को शामिल किया जाएगा, डकोटा को। अगला प्रश्न देखिए, संप्राय मैदान संबंधित है। संप्राय मैदान संबंधित है किससे? तो आपको पता होना चाहिए, यह नदी से संबंधित है और इसका निर्माण उस समय होता है जब नदी की अंतिम अवस्था में क्षैतिज अपर्दन द्वारा सतह की जो असमानताएं होती है वो दूर हो जाती है। अगला प्रश्न, गतिशील मैदान आवेश पैदा करता है। गतिशील विद्युत आवेश पैदा करता है, क्या पैदा करता है? तो ये पैदा करता है दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र पैदा करता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्न जीवाणुओं को उनके रोगों के साथ सुमेलित करें और सही विकल्प का चयन करना है। तो देखिए, सही विकल्प की बात करें तो आपको पता होना चाहिए, पहले जान लीजिए। अब जीवाणु जनित रोग पूछता है तो आप बोलेंगे टाइफाइड, प्लेग बोलेंगे, टिटनेस बोलेंगे, हैजा, डिफ्थीरिया, कुष्ठ, ईटी बोल सकते हैं। अब विषाणु से बोलेगा तो एड्स, चेचक, इन्फ्लुएंजा, रेबीज बोल सकते हैं, डेंगू, पीलिया, मेनिंजाइटिस, ट्रैकोमा, ये सब बोलेंगे, आप आसानी से पकड़ सकते हैं। तो अब चलिए पकड़ते हैं हम लोग। ट्रिपोनिमा पैल्डियम, ट्रिपोनिमा पैलेडियम किससे होता है? तो ये सिफिलिस से होता है। ओके, यार्सिनिया, यार्सिनिया पेस्टिस, ये कौन से बीमारी से होता है? यार्सिया पेस्टिस ये होता है प्लेग के वजह से। उसके बाद है बेसिलस एंथ्रेसिस, बेसिलस एंथ्रेसिस की वजह से रोग, तो ये होता है एंथ्रैक्स। क्या होता है? एंथ्रैक्स। कोलरी यानी कोलरा से हो जाएगा, समझ गए? चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला है परिवर्तित प्रकाश ऊर्जा, प्रकाश में ऊर्जा क्या होता है? इसमें परिवर्तित प्रकाश में ऊर्जा कौन से फॉर्म में होता है? तो इसे हम लोग बोलते हैं आपतन कोण पर निर्भर नहीं करती है।
आपतन कोण पर निर्भर नहीं करती है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, पादपों में मूल रोमों द्वारा जल जिस प्रक्रिया से आवेशित किया जाता है वह क्या कहलाती है? वह क्या कहलाती है? बहुत ही आसान प्रश्न है, इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए प्रासरण इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रासरण। अगला प्रश्न देखिए। अगला है, निम्नलिखित में से किस कारण से वनों के विशाल क्षेत्रों की रखने की आवश्यकता है? रखने की आवश्यकता है, क्या राइट आंसर होना चाहिए दोस्तों? तो राइट आंसर होना चाहिए इसका भूवैज्ञानिक संतुलन के लिए। भूवैज्ञानिक संतुलन के लिए। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, वनस्पति तेलों को संतृप्त वसाओं में परिवर्तित करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है H2 गैस का प्रयोग। H2 गैस का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। यदि निर्वात में प्रकाश का वेग c हो तो म्यू बराबर 1.5 पदार्थ वाले माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होगा? तो प्रकाश का वेग इसमें क्या होना चाहिए आपको पता है, c बराबर 1.5 दिया है और माध्यम में प्रकाश का वेग पता है 2/3, ठीक ना? c हो जाएगा उसके मुताबिक, चूँकि हम लोग जानते हैं अपवर्तनांक को म्यू से इंडिकेट करते हैं। ये तो म्यू बराबर कहने का मतलब है अपवर्तनांक यानी प्रकाश का निर्वात में वेग। तो निर्वात में वेग आपको पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, बटा फॉर्मूला में होता है प्रकाश का माध्यम में वेग। तो माध्यम में वेग भी से इंडिकेट कीजिए, नहीं दिया है और म्यू का मान दिया है तो आसानी से नहीं निकाल लेंगे, यानी भी का मान डायरेक्ट हम लिख देते हैं। भी बराबर हो जाएगा, यानी भी बराबर क्या होना चाहिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो c/1.5 हो जाएगा। इतना c का मान पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो क्या राइट आंसर होगा? 2/3 c आ जाएगा। देखिए दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो इसे हम लोग बोलते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड देखिए दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशिक हो वो क्या कहलाता है? प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशिक हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग बोलते हैं दोस्तों लेजर बोलते हैं। निम्नलिखित में कौन द्वितीयक प्रदूषक है? निम्नलिखित में कौन द्वितीयक प्रदूषक है? तो इसे हम लोग बोलते हैं द्वितीयक प्रदूषक, यानी स्मॉग बोलते हैं, जाहिर सी बात है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला है, दूध को मथने से क्रीम को अलग हो जाने का कारण क्या है? दूध को मथने से क्रीम के अलग हो जाने का कारण क्या है? क्या कारण है? यानी कारण होगा अपकेंद्रीय बल के कारण होता है। आपको पता होना चाहिए अपकेंद्रीय बल। चलिए बता देते हैं। देखिए अपकेंद्रीय बल कहने का मतलब है कि सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति बोलेंगे तो आप, वो अपकेंद्रीय बल नहीं होगा, वो अभिकेंद्रीय बल हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर घूमना ये अभिकेंद्रीय बल होगा, अपकेंद्रीय नहीं होगा। यानी पाश्चुराइजेशन में दूध को 62 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं और एकाएक ठंडा कर देते हैं, जिससे उसके उपस्थित जीवाणु जो होते हैं वो मर जाते हैं। समझ गए? अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस युग में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? तो इसे हम लोग बोलते हैं कॉकरेच और सिल्वर फिश। कॉकरेच और सिल्वर फिश बोलते हैं। कॉकरेच ऑर्थोपोडा संघ का जीव है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर का उदाहरण है। क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर का उदाहरण क्या है? तो इसे हम लोग बोलते हैं बैकेलाइट का उदाहरण है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला है, एक जेट इंजन की कार्यप्रणाली निम्नलिखित के संरक्षण पर निर्भर करती है। क्या निर्भर करती है? तो ये निर्भर करती है रेखीय संवेग निर्भर करती है। ग्रहों की गति के नियम प्रतिपादित किए गए थे। यानी केपलर के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखिए। कुष्ठ रोग उत्पन्न होता है, किसके वजह से कुष्ठ रोग उत्पन्न होता है? बता सकते हैं? यानी ये होता है जीवाणु द्वारा। अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैसीय प्रदूषक कौन है? अम्ल वर्षा के लिए, तो अम्ल वर्षा के लिए आपको पता होना चाहिए सल्फर डाइऑक्साइड।
सल्फर डाइऑक्साइड होता है। समझ गए? वर्षा के जल के साथ अम्ल पृथ्वी पर आ जाती है और इसे ही अम्ल वर्षा कहते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला है जीवाणुओं द्वारा नियंत्रित होता है क्या? तो जीवाणुओं द्वारा आनुवंशिकता नियंत्रित होता है, न कि प्रोटीन संश्लेषण। तो ये राइट आंसर हो जाएगा, आनुवंशिकता। क्या होगा राइट आंसर? यानी आनुवंशिकता, न कि प्रोटीन संश्लेषण। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडलीय प्रदूषक है? कौन सी गैस इसमें? तो ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस वायुमंडलीय प्रदूषक है, सल्फर डाइऑक्साइड, अभी बताया था कुछ देर पहले मैंने। अगला प्रश्न है, हड्डियों में जामा मुख्य खनिज तत्व होता है। हड्डियों में जामा मुख्य खनिज तत्व होता है, क्या होता है? तो ये होता है कैल्शियम। क्या होता है? कैल्शियम। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, पानी का त्रिगुणात्मक बिंदु होता है। पानी का त्रिगुणात्मक बिंदु होता है, क्या होता है? तो पानी का त्रिगुणात्मक बिंदु होता है, इसे 273.16 केल्विन बोलते हैं। अगला प्रश्न, एगार प्राप्त किया जाता है। एगार प्राप्त किया जाता है, क्या प्राप्त किया जाता है एगार से? बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए कि एगार शैवाल से प्राप्त किया जाता है। किससे? शैवाल से। शैवाल को एल्गी भी बोलते हैं। एगार एगार नामक पदार्थ ये लाल शैवाल से प्राप्त किया जाता है। किससे? लाल शैवाल से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। यही था हमारा जीके बिहार एसएससी सीजीएल के लिए जो री एग्ज़ाम होने वाला है, उसी का मज़ेदार सेशन था। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो आप इसे शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपका आगे वाला जो वीडियो होगा वो आप तक आसानी से पहुँच जाए। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, गुड नाइट।